जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? दोस्तों, आज हम आपके बीच में जो क्लासेस लेकर आए हुए हैं, वो कल की वीडियो जो हमारी आपके बीच में पहुंची हुई थी, उससे आगे और उसी की एक कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारी जो लास्ट क्लास थी, वो था कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को समझने का एक मौका दिया था, जिसमें संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली को हम लोग समझे थे, अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम लोग जान पाए थे। दोस्तों, आज हमारा जो क्लास है, वो क्लास आपके लिए कार्यपालिका को समझने के लिए है। और भारत एक संघात्मक राष्ट्र है। भारत के संविधान के अनुसार कार्यपालिका हो या विधायिका हो या फिर न्यायपालिका हो, जैसा कि कल हम बता चुके थे, इन तीनों का विभाजन अलग अलग रूप में हुआ है और तीनों ही संघीय रूप से विकसित की गई हैं। इनका निर्माण संघीय रूप से हुआ है। तो हम भी आज आपके लिए जो क्लास लेकर आएंगे, वो कंप्लीटली संघीय रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आपको मैं भरोसा दे रहा हूं कि मेरी क्लास अन्य किसी भी दूसरे यूट्यूब की क्लासों से बहुत ही बेहतर होगी, क्योंकि हमारी तुलनात्मक और संघीय ढांचे को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि संघीय ढांचे में जिस प्रकार से राष्ट्रपति का अपना एक कार्यकारी अधिकार है, उसी प्रकार से राज्यों में भी राज्यपाल जी का कार्यकारी अधिकार है। दोस्तों, हम आपके सामने आज की जो क्लास है वो इस प्रकार से दिखा रहे हैं, जिसमें हम एक तरफ राष्ट्रपति लिखे हुए हैं और दूसरे तरफ राज्यपाल लिखे हुए हैं। दोनों ही कार्यपालिका के मुख्य स्तंभ हैं और एक केंद्र में कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में जाना जाता है और एक राज्य में कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर ये दोनों इकाइयां कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में जानी जाती हैं। और मैं बता दूं कि राष्ट्रपति, जहां भारत के निर्वाचन क्षेत्र का सबसे बड़ा सिंबल होता है, निर्वाचन का सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है, निर्वाचित व्यक्ति के तौर पर सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, वहीं राष्ट्रपति भारत के केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक भी होता है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि संविधान के अनुसार हमारा सबसे बड़ा पद जो है वो राष्ट्रपति का पद है, जो संविधान अर्थात भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 78 तक, आर्टिकल 52 टू 78 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। इसमें पूरी तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है, राष्ट्रपति के शपथ की बात कही गई है, राष्ट्रपति की योग्यता को इसमें दोहराया गया, राष्ट्रपति के बहुत सारे अधिकार, जो अध्यादेश से लेकर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो राष्ट्रपति का संविधान में सुनहरा अक्षरों में लिखा हुआ है और वह अधिकार राष्ट्रपति के हाथों से प्रयोग किए जाते हैं। ये अलग विषय है कि जैसा कल ही मैं बता दिया था कि भारत एक संसदात्मक प्रणाली वाला देश है, जिसमें राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक प्रमुख के तौर पर बने रहते हैं, जबकि संसद द्वारा निर्वाचित जो मंत्रिपरिषद है वही वास्तविक तौर पर कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में दिखाई देता है। वही लोग मुख्य रूप से भारत के कार्यों के संचालन में होते हैं। तो दोस्तों, हम संवैधानिक रूप से जो अर्थात संविधान के अकॉर्डिंग जो देखते हैं, वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों से संचालित होती हुई नजर आती है केंद्रीय स्तर पे। अगर बात करें हम राज्यपाल की, तो राज्यपाल भारत में संघीय ढांचे के आधार पर राज्यों का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्य में बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, खासकर पुलिस से लेकर इत्यादि एजेंसियां, जिसके प्रमुख के रूप में भी राज्यपाल कार्य करता है, संवैधानिक पद है। लेकिन दोस्तों, राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है और राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, यह मुख्य अंतर है दोनों में। तो इसी प्रकार से हम इन दोनों की विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को हम कंटिन्यू रखूंगा। तो मैं पहला इसमें हेडिंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस पर आधारित दोनों की विशेषताओं को पढ़ पाएंगे। तो हमारा आज का पहला हेडिंग होगा निर्वाचन। दोस्तों, ये पहला हेडिंग है निर्वाचन।
दोस्तों निर्वाचन जो है राष्ट्रपति जी का अनुच्छेद 54 के द्वारा होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन एक इंटरेस्टेड है और काफी प्रश्न पूछने के लिए यह इसका आधार बनाया जाता है, ये इसका सहारा लिया जाता है। क्योंकि मैं बता दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव भले ही हम यह कहते हैं कि भारत के सभी लोगों का एक प्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन भारत के सभी लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव जब भी होता है तो देश में जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको बता सकते हैं कि राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है और किन बातों पर ज्यादा आधारित है विषय, वो ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अनुपातिक प्रणाली के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। दोस्तों इस तरह से राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और यह चुनाव एक सिस्टम है जिसको भी आगे मैं समझाऊंगा, क्योंकि उसमें अप्रत्यक्ष रूप से सिस्टम विकसित किया गया है। अर्थात अप्रत्यक्ष मतदान होता है, अनुपातिक प्रणाली के अंतर्गत होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुरूप होता है। यह सभी पद्धतियां या सभी प्रणाली किस प्रकार से काम करती है ये भी मैं आपको समझाने और बताने का प्रयास करूंगा। अगर बात हम निर्वाचन के हेडिंग को अगर हम लागू करें राज्यपाल की तरफ, अर्थात मैं अगर राज्यपाल के लिए निर्वाचन की बात करूं तो दोस्तों आपको बता दूं कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है। यहां कट का मतलब यह हुआ कि राज्यपाल निर्वाचित पद नहीं है बल्कि राज्यपाल नामित पद है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। अब राज्यपाल यानी चुनाव नहीं होता है तो चुनाव की कोई प्रणाली नहीं है। अब देखते हैं कि वह चुनाव प्रणाली जिसकी मैं बात कर रहा हूं वह चुनाव प्रणाली है क्या। तो चुनाव प्रणाली को थोड़ा सा मैं समझ लूं। हालांकि चुनाव प्रणाली कंप्लीटली एक दिन डिटेल में आपको वीडियो बनाकर अलग से बताऊंगा कि राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है, कौन लोग चुनाव में भाग लेते हैं। तो हमारा दूसरा हेडिंग है चुनाव प्रणाली। दोस्तों ये चुनाव प्रणाली कहीं ना कहीं कोई प्रणाली होगी जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा होगा। मैं पहले ही बता दिया हूं कि इस प्रकार के चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति जी निर्वाचित होते हैं, जिसमें एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि पहला वो ये होते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। दोस्तों राष्ट्रपति जी का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अनुपातिक मतदान प्रणाली के अंतर्गत होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है तथा राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। दोस्तों इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अब दूसरा इसमें आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, मेरी जुबान को एकदम कंप्लीटली नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके सामने प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस प्रणाली के अंतर्गत नहीं होता है या किस प्रणाली के अंतर्गत होता है, उसमें ऑप्शन देता है खुले मतदान प्रणाली के अंतर्गत, गुप्त मतदान प्रणाली के अंतर्गत, अनुपातिक प्रणाली मतदान के अंतर्गत या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज गलत है कि खुला मतदान प्रणाली के अंतर्गत नहीं होता है बल्कि गुप्त मतदान प्रणाली के अंतर्गत होता है। बाकी सभी ऑप्शन आपके सही हैं। तो इन सभी बातों पर आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही जरूरी तौर पर इससे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं ये रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए आप उन सब बातों को लिख सकते हैं। दोस्तों मैं आगे बताऊं कि यह जो चुनाव है इस चुनाव में भाग कौन लेता है, चुनाव में मतदाता कौन होता है। तो दोस्तों मतदाता जो इसमें होते हैं आपको एक लाइन में बता दूं तो सांसद महोदय लोग होते हैं प्लस विधायक होते हैं। यह लोग मुख्य रूप से सांसद और विधायक ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वैसे एक लाइन यहां ये देख लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा,
राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली तथा पौंडीचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य, ये आप हमेशा नोटेट कर लीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं कि राज्यसभा है, इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वह 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इसके पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग नियुक्त होते थे, वो लोग भी भाग नहीं लेते थे। या राज्य विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन सदस्य नामित होता है, वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। अर्थात जिस सदस्य को भारत की जनता ने निर्वाचित किया है, सिर्फ वही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो इस प्रकार से आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और यहां दिल्ली और पौंडीचेरी क्यों लिखा हूं दोस्तों? दिल्ली और पौंडीचेरी इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है। लेकिन इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी में ही विधानसभा है। उस विधानसभा में वहां के लोगों द्वारा निर्वाचित विधायक भी हैं। तो जब वहां के विधानसभा में विधायक हैं, तो उन सभी विधायकों को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्राप्त है। अर्थात अन्य किसी राज्यों में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां विधानसभा नहीं है, इसलिए वहां का कोई विधायक भी नहीं है। अर्थात न वो राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेता है और न यह विधायकी का पद उस राज्य के अर्थात उस केंद्र शासित प्रदेश में है। आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर का मामला क्या है सर? देखिए, जम्मू कश्मीर का मामला जो है, वह मामला जम्मू कश्मीर के 370 धारा समाप्त होने के साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा को निलंबित कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और एक जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, अभी फिलहाल यह बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा रखा जाए और लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो फिर जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा रखा जाएगा, अगर उस विधानसभा का चुनाव हुआ और विधायक लोग चुने गए, तब फिर जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जिसके प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अभी फिलहाल वह विधानसभा निलंबित है, वहां चुनाव नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 ही राज्य अर्थात 2 ही केंद्र शासित प्रदेश अर्थात दिल्ली और पौंडीचेरी के ही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोस्तों, पूरे भारत में हर राज्यों में विधानसभा है और हर राज्यों के विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन हर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है और जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, सिर्फ वही केंद्र शासित प्रदेश के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब एक बात यह हो सकती है, यहां पे समझाने योग्य बात है कि विधानसभा तो लिख रहे हैं हम, लेकिन विधान परिषद हम नहीं लिख रहे हैं। दोस्तों, ये विधान परिषद जो है, यह मैं नहीं लिख रहा हूं और इसलिए विधान परिषद नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य अर्थात एमएलसी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विधानमंडल में 2 सदन होता है, एक सदन विधानसभा कहलाता है और एक सदन विधान परिषद कहलाता है। इसमें विधानसभा के सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या भाग नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन हो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य, तो आपका आंसर होगा विधान परिषद सदस्य, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं यहां उल्लेखित कर दूं आपको कि विधान परिषद दूसरा सदन होता है विधानमंडल में, वह भाग नहीं लेता है, लेकिन संसद का जो दूसरा सदन होता है राज्यसभा, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो इस प्रकार से आपके कंफ्यूजन दूर रहने चाहिए और यह भी आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब मैं बता दूं कि दोस्तों ये आप देख रहे हैं, अब यहां अनुपातिक प्रणाली होती है और अनुपातिक प्रणाली के अंतर्गत एक जो सांसद या एक विधायक जो राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने जाता है, उसका वोट एक न मानकर एक अनुपात में उसकी वोट की कीमत निकाली जाती है। तो दोस्तों वो कीमत क्या हो सकती है, यहां देख लीजिए उसकी कीमत क्या होगी। अगर सांसद एज ए वोट देने जाएगा तो उसकी अनुपात कैसे निकाली जाती है, भारत में कुल विधायकों का प्राप्त मत मूल्य बटे भारत में लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या, अर्थात बटे लोकसभा प्लस राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या, कुल निर्वाचित सदस्य संख्या रहेगा। यहां पे ध्यान इस बात का हमेशा रहे, यहां पे जो है कुल सदस्य संख्या का मतलब कुल निर्वाचित सदस्य संख्या रहेगा, क्योंकि मैं पहले बता दिया हूं कि निर्वाचित सदस्य ही लोग सिर्फ सांसद जो है कि राष्ट्रपति चुनाव भाग लेते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सांसद जो होते हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव भाग लेते हैं, वह भारत में कुल विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है, एक साथ इंक्लूड कर लिया जाता है और उन सभी मत मूल्य का बटे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के संख्या से विभाजन हो जाता है। तो चाहे वो 775 आए या 780 आए या कुछ भी ऐसा अंक आ रहा है, वही एक अंक, वही चाहे 780 का हो चाहे 775 का हो, उतना संख्या एक मत के साथ जोड़ा जाता है। अर्थात अगर आप सांसद हैं और आप राष्ट्रपति के सामने मत देकर आ रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी कैंडिडेट के सामने, तो आपका मत एक न काउंट करके वह जितना अनुपात में आया हुआ संख्या है उसको काउंट किया जाता है। अर्थात एक मत किसी ने ए नामक व्यक्ति को देकर आया तो उस एक मत के बदले 775 संख्या काउंट होगा, 775 मत मूल्य काउंट होगा। तो दोस्तों ये तो विधायकों की संख्या है, यह तो सांसदों के एक मत मूल्य की संख्या है। अगर हम बात करें कि विधायकों का मत मूल्य की संख्या क्या होती है, तो दोस्तों इसमें मैं आपको दिखा दूं, राज्य में जो विधायक होते हैं, विधायक उनका मत मूल्य क्या है। एक विधायक जब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालकर आता है तो उसका भी एक वोट न काउंट करके एक अनुपात में निकालने पर जो संख्या आती है, वही संख्या उस मत के मूल्य के रूप में इंक्लूड की जाती है या जोड़ी जाती है। तो दोस्तों इसमें हम देख पा रहे हैं एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकलता है, राज्य की कुल जनसंख्या, दोस्तों बटे विधानसभा के कुल सदस्य संख्या गुणे 1/1000। यह जो है आपके सामने जो व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक विधायक के मत मूल्य को निकालने वाला फॉर्मूला है। जब आपके विधायक, चाहे आपके ही क्षेत्र के विधायक हो, कोई ना कोई विधायक होगा ही आपके क्षेत्र का, तो आपके क्षेत्र का विधायक जब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, जब वोट डालता है, तो किसी कैंडिडेट को जब एक वोट देता है तो उसके एक वोट के बदले जो मत मूल्य काउंट होती है वह उसी राज्य की कुल जनसंख्या, अर्थात अगर उत्तर प्रदेश का विधायक है
तो उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या बटे उत्तर प्रदेश के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, जो निर्वाचित सदस्य संख्या है, गुणे 1/10 जब होता है, जब 1000 होता है, तब जो मूल्य निकलता है, चाहे वो मूल्य 350 हो चाहे 340 हो, जितना इस फार्मूले के बाद निकलेगा संख्या, वही संख्या उस राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य माना जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या और अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा की सदस्य संख्या। तो इस प्रकार से दोस्तों हर राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है, लेकिन पूरे भारत के सांसदों का मत मूल्य सेम होता है, अर्थात बराबर होता है। आप दोनों फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि पूरे भारत में किसी राज्य से सांसद आप जो निर्वाचित हुए हों, आपका मत मूल्य बराबर होगा। लेकिन जब विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है तो अलग अलग राज्योों की जनसंख्या काउंट की जाती है और उस राज्य के विधानसभा की संख्या से विभाजन किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हर राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अधिक निकलता है या अलग अलग निकलता है। तो दोस्तों इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में आबादी भी ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या भी ज्यादा है और इस प्रकार से भारत में सर्वाधिक ऐसा होने के नाते उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत मूल्य सर्वाधिक होता है या ज्यादा मात्रा में होता है। तो दोस्तों ये एक विधायक का मत मूल्य था जो आपके सामने मैं बताया हूं। कैसा आपको लग रहा है ये क्लासेस, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास लाइक करिएगा, क्योंकि मैं बता दूं कि ये पूरा जेन्युइन तरीके से बताई गई बात है, जहां पूरी लेवल पर आपको समझाने का प्रयास हो रहा है, सबसे सतही लेवल पर आपको समझाने का प्रयास हो रहा है। तो आप इसके लिए मैं कहेंगे तो एक अलग से वीडियो काफी बना दूंगा, बेहतर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम 4-5 कैंडिडेट तैयार करेंगे जिसको हम व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगे, फिर हम मतदाता को तैयार करेंगे, वो लोग मतदान करेंगे और फिर मतदान के बाद निर्वाचन होगा, निर्वाचन के बाद जीत कैसे होती है, यह भी एक बेस्ट तरीका है कि जीत कैसे हो सकती है। इसमें दोस्तों ऐसा भी होता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, यदि कोई मतदान अधिक प्राप्त किया हो या मत अधिक प्राप्त किया हो, लेकिन वह 50% से अधिक मत न पाया हो, तो अधिक मत पाकर भी चुनाव हार सकता है और कम मत पाकर भी चुनाव जीता जा सकता है। यह भी राष्ट्रपति के चुनाव में एक फैक्टर है। जब वह फैक्टर काम करता है तो अधिक मत पाने वाला व्यक्ति हार जाता है और कम मत पाने वाला व्यक्ति जीत जाता है। दोस्तों मैं एक आपको घटना बताऊं कि मैं अपने जब जीएस पॉइंट की कोचिंग पे मैं क्लास ले रहा था, संयुक्त से मेरा चैप्टर था राष्ट्रपति के चुनाव के ही संदर्भ में, तो मैंने राष्ट्रपति का चुनाव क्लास में ही कराया, जिसमें कुछ लड़के भी चुनाव में भाग लिए थे, कुछ लड़कियां भी चुनाव में भाग ली थी। 3 की संख्या थी टोटल चुनाव में भाग लेने वालों सदस्यों की संख्या। और उस दौरान जब हम चुनाव कराए, सारे बच्चों से मत डलवाए, जब काउंट करना शुरू किए तो उसमें हमने पाया कि सभी तीनों सदस्यों में एक लड़की थी जो सर्वाधिक मत प्राप्त की थी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि वह लड़की सर्वाधिक मत प्राप्त करने के बावजूद भी 50% मत को क्रॉस नहीं कर पाई थी। और जब 50% मत नहीं पार कर पाई थी तो फिर से द्वितीय मतगणना हुआ। दोस्तों द्वितीय मतगणना होता है, पहले मतगणना में यदि कोई जीत नहीं हासिल कर पाता है तो द्वितीय मतगणना कराई जाती है। तो जब मैंने द्वितीय मतगणना कराया तो एक आश्चर्यचकित रिजल्ट आया, और रिजल्ट ये था कि वो लड़की चुनाव हार गई और उस लड़की से कम मत पाने वाला एक लड़का जो था वह चुनाव जीत गया। और ये सबको आश्चर्यचकित हुआ। कंप्लीटली प्रैक्टिकली मैं करके दिखाया कि कैसे एक चुनाव जो राष्ट्रपति के लिए कराया जाता है उसमें कभी कभी तो कम मतदान प्राप्त करता व्यक्ति भी जीत सकता है और अधिक मत प्राप्त करता व्यक्ति भी हार सकता है। यह भी मैंने उस दिन क्लास में प्रैक्टिकली करके दिखाया था और काफी बच्चों को अच्छा लगा था। हर बच्चे हमारे जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, राष्ट्रपति चुनाव मतदान कैसे होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जब कर लिया गया था तो कंप्लीटली नॉलेजेबल हो गया, हमेशा वो बच्चों के लिए यादाश्त बन गया और हमेशा ये बच्चे महसूस करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन सी परिस्थितियां काम करती हैं।
दोस्तों अब मैं बता दूं आपको कि सांसद और विधायक का जो मत मूल्य है वो तो विधायक लोग मत डालते हैं चाहे कुछ जैसे भी हो। जब वो मतदान करने जाते हैं तो अगर 3 कैंडिडेट हो ए बी सी करके और एज ए आप अगर मतदाता हो तो कैसे आप मत देते हैं ये भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। हालांकि पूरा मत देना और पूरी रिजल्ट तक पहुंचाना एक प्रक्रिया है जिसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहां बस ये देख लीजिए कि जब आप चाहे मैं एज ए कैंडिडेट वो मतदाता हूं और मैं इन 3 कैंडिडेटों में से किसी एक को चुनाव में मत देने के लिए जा रहा हूं, तो दोस्तों इसमें हम जब मत देने के लिए गए हैं तो हम चाहते हैं कि बी नामक व्यक्ति चुनाव जीत जाए या बी नामक व्यक्ति ही चुनाव जीते, मेरा वोट बी नामक व्यक्ति को हो। तो हम बी नामक व्यक्ति के सामने 1 लिख देंगे, मेरा मत हो गया, मैंने मत डाल दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर बी नामक व्यक्ति न जीते तो ए नामक व्यक्ति जीत जाए, तो ए नामक व्यक्ति के सामने मैं 2 लिख दिया, 2 यहां 2 है 2। और ऐसी स्थिति में तीसरे के सामने चाहे तो 3 लिख दूंगा क्योंकि तीसरे वरीयता पर हुआ। हमने क्या किया, वरीयता के आधार पर मतदान किया, अर्थात बी नामक व्यक्ति जीते, वह न जीते तो ए नामक व्यक्ति जीते और वह न जीते तो सी नामक व्यक्ति जीते। अर्थात मेरा मत तो 1 काउंट होगा, मैंने सिर्फ 1 को वोट दिया, वह किसको दिया, बी को दिया, क्योंकि बी के सामने मैंने 1 लिख दिया। अब इस परिस्थिति में यदि मेरा बी नहीं जीत रहा है और कोई भी इसमें से तीनों में से नहीं जीत पा रहा है, तो जब द्वितीय मतगणना होगी तो यह देखा जाएगा कि जो ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति को दिया था जो वोटर, वह दूसरे नंबर पर किसको रखा था। तो अब मेरा मत बी नामक व्यक्ति को था, लेकिन द्वितीय मतगणना में मेरा मत काउंट हुआ फिर ए नामक व्यक्ति को, जिसको मैंने सेकंड वरीयता दिया था, क्योंकि फर्स्ट वरीयता के आधार पर वह जीत नहीं पाया था, तो सेकंड वरीयता के आधार पर हम ए नामक व्यक्ति को दिए हैं। तो द्वितीय मतगणना में मेरा मत फिर वो ए नामक व्यक्ति के खाते में इंक्लूड होगा। यही सिस्टम आपको मैं समझाऊंगा एक कंप्लीटली वीडियो बनाकर, जिसमें आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगी कि राष्ट्रपति का चुनाव भारत में कैसे होता है, कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कितनी मतदान मूल्य होती है और कितने संख्या से राष्ट्रपति जीत सकता है और अधिक मत पाकर भी क्यों राष्ट्रपति हार सकता है। दोस्तों इस प्रकार से अब हम चलते हैं राज्यपाल की तरफ, और राज्यपाल में चुनाव प्रणाली का जब हेडिंग में डालूंगा तो आप एक चीज समस्या ये आपके सामने आएगी कि जब राष्ट्रपति राज्यपाल का चुनाव होता ही नहीं है, क्योंकि चुनाव के सामने मैं कट कर रखा हूं, राज्यपाल का चुनाव होता ही नहीं है, तो फिर इसके पास कोई प्रणाली भी नहीं होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके लिए कोई प्रणाली नहीं है, ये बिना प्रणाली का सिस्टम है, क्योंकि इसकी नियुक्ति होती है तो चुनाव का कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं तो हम एक और सिस्टम को देखेंगे जो योग्यता के नाम पर होगी। दोस्तों योग्यता क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी क्लासेस बहुत लंबी तो नहीं हो जा रही है, और अगर लंबी हो रही हो तो मैं आपकी क्लास को यहीं पर रोकूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी अगर क्लास आप समझ पा रहे होंगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट हमारे अच्छे होंगे तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आप हमारे नए अगर व्यूवर्स होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहेगा। आपकी कल की यही क्लास कंटिन्यू रहेगी, आप कल हमारी क्लास से जरूर से जुड़िएगा, कल वाली वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा। दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।